सुप्रभात छात्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं का चौथा पाठ मान जा मेरे मन, जो रामेश्वर सिंह कश्यप द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अगर हम मन पे काबू अगर नहीं रखते हैं तो मन जैसे बेलगाम घोड़े की तरह यहाँ वहाँ दौड़ता है, तो उसका परिणाम हमारे स्वास्थ्य के ऊपर किस तरह होता है। तो लेखक ने हमें इसके बारे में यहाँ पे समझाया है। साथ ही साथ ये हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। हास्य व्यंग्यात्मक का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हंसी द्वारा व्यक्त करना और साथ ही साथ उसके ऊपर टीका टिप्पणी कैसे किस तरह की जाती है और उसको निबंध आलोचनात्मक रूप से किस तरह लिखा जाता है, इन सभी का परिचय इस पाठ में दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखक का स्वास्थ्य के ऊपर नियंत्रण न होने के कारण जो मन उनका यहाँ वहाँ दौड़ता है और मन उनकी बात नहीं सुनता है, तब उन्हें लगता है कि मैंने मन के ऊपर अगर मन को मारना सीखा होता या फिर मन के ऊपर काबू रखा होता तो कहीं ना कहीं आज मेरे स्वास्थ्य पर ये परिणाम न होता था। जैसे यहाँ पे हम लोग एक टीवी सीरियल देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें हंसराज हाथी का एक कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर को देख के जो एहसास हमें होता है वो एहसास इन लेखक के साथ देखकर भी हमें होता है कि इतना मोटापा बढ़ जाने के बाद स्वास्थ्य पे क्या परिणाम होते हैं और लोग किस तरह से टीका टिप्पणी करते हैं, इन सभी का परिचय इस पाठ में दिया गया है। अब हम देखेंगे परिचय। रामेश्वर सिंह कश्यप का जन्म 12 अगस्त 1927 को सेमरागढ़ बिहार में हुआ था और उनकी मृत्यु 24 अक्टूबर 1992 में हुई थी। उनका परिचय अगर हम देते हैं तो रामेश्वर सिंह कश्यप रेडियो नाटक लोहा सिंह भोजपुरी का पहला सोप ओपेरा है। प्रमुख कृतियां अगर उनकी देखते हैं तो रोबोट है, किराए का मकान, पंचर, आखिरी रात, लोहा सिंह आदि नाटक उन्होंने लिखे हैं। इस गद्य संबंधी अगर हमको देखना है तो ये हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है, क्योंकि इस पाठ की विधा भी यही है। किसी विषय का तार्किक इट मीन्स लॉजिकली अगर हम सोचते हैं या फिर बौद्धिक विवेचन अगर हम करते हैं तो वो लेख निबंध के तौर पर इस्तेमाल होता है। हास्य व्यंग्य में उपहास का प्राधान्य सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी को उपहास द्वारा समझाने की कोशिश करना। साथ ही साथ प्रस्तुत निबंध में लेखक ने मन पर नियंत्रण न रख पाने की कमजोरी का पर करारा व्यंग्य किया है तथा वास्तविकता की पहचान कराई है। उस रात मुझ में और मेरे मन में ठन गई। ठनना मतलब किसी तरीके से बातचीत होना या फिर किसी के ऊपर गुस्सा निकालना या फिर एक प्रकार का झगड़ा होना। अनबन का कारण, अनबन का मतलब यही होता है कि दोनों के बीच तकरार मनमुटाव होना का कारण यह था कि मन मेरी बात नहीं सुनता था। बचपन से ही मैंने मन को मनमानी करने की छूट दे दी थी। अब बुढ़ापे की देहरी पर, बुढ़ापे की देहरी का मतलब जब हम वृद्धाप्य काल में पदार्पण करते हैं या फिर उस देहरी पर पाँव रखते हैं, तब वक्त जो मैंने इस बेलगाम घोड़े को, अब वहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी है कि बेलगाम घोड़ा, बेलगाम घोड़ा का मतलब होता है कि सैरा वेरना, यहाँ वहाँ घूमना, लगाम देने की कोशिश की तो वो अड़ गया। अड़ गया का मतलब होता है किसी भी बात पर रुक जाना या फिर बाधा उत्पन्न करना। अब लेखक बोलते हैं कि जब मैंने बुढ़ापे की दहलीज पर पाँव रखा तब मेरा मन बेलगाम घोड़े की तरह अड़ चुका था। यो तो कई वर्षों से उसे काबू में लाने के फेर में हूँ, फेर यानी चक्कर में हूँ, बट लेकिन हर बार वो कन्नी काट जाता था। कन्नी काट जाना ये भी आपको वहाँ पे अंडरलाइन करना है, क्योंकि ये भी मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ होता है छुपकर निकल जाना। मामला बड़ा संगीन था। संगीन का मतलब होता है बड़ा ही घनघोर या फिर बड़ा ही महत्वपूर्ण था। मेरे हाथ में स्वयं चलित आदमी तोलने वाली मशीन का टिकट था। अब स्वयं चलित आदमी तोलने वाली की मशीन का मतलब होता है कि जहाँ हम देखते हैं कि हम खरीदारी करने के लिए शॉपिंग मॉल में जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं खरीदारी करने, तो हम लोग एक वेट मशीन रहती है उसके ऊपर खड़े होते हैं और उस वेट मशीन पे हम कॉइन डालते हैं और कॉइन डालने के पश्चात हमारा वजन दिखाता है, तो उसे कहते हैं स्वयं चलित आदमी तोलने वाली मशीन का टिकट। जिस पर वजन के साथ टिप्पणी लिखी थी,
आप प्रगतिशील है लेकिन गलत दिशा में। यानी लेखक के बारे में क्या लिखा गया था कि प्रगतिशील तो हो, आप तरक्की तो कर रहे हो, बट किस तरह में, गलत दिशा में कर रहे हो। आधी रात का वक्त था, मैं चारपाई पर उदास बैठा अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था। अब चारपाई का मतलब होता है खटिया, और उदास यानी निराश बैठकर मन को ही समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरा मन रूठा सा सूने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। चहलकदमी करना मतलब यहाँ वहाँ घूमना। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में आती है कि क्या कभी आपने देखा है कि आप जब सोते हो तो आपका मन बाहर निकल के घूमता है यहाँ वहाँ? यानी ये तो एक उपहास का दिख रहा है कि मन यहाँ वहाँ घूम रहा है। मैंने कहा मन भाई, अब दोनों में वार्तालाप चालू हो गया। मन भाई, डॉक्टर कह रहा था कि आदमी का वजन 3 मन से ज़्यादा नहीं होता। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इंसान का वजन उसके उम्र के हिसाब से होना चाहिए। जिस तरह की उसकी उम्र होती है उसी हिसाब से उसका मन होना चाहिए, उसका वजन होना चाहिए। पर यह टिकट देख लो, इसमें मेरा वजन 3 मन से भी 7 से ज़्यादा हो गया। यानी मेरे जितना वजन चाहिए था उस वजन से मेरा वजन क्या हो गया है, 7 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। स्टेशन वाली मशीन पर तुलने के लिए चढ़ा तो टिकट पर कोई वजन नहीं आया। अब यहाँ पे हंसी वाली बात है कि जब लेखक मशीन पर चढ़े तब उनका वजन तो बिल्कुल दिखाया है नहीं, बट वहाँ पे एक लिख के आया था, कृपया मशीन पर एक बार एक ही आदमी चढ़े। हालांकि वहाँ पे लेखक दोनों पाँव देकर खड़ा हुआ था, बट मशीन पे क्या लिख के आया था, कृपया मशीन पर एक बार एक ही आदमी चढ़े। फिर बाजार गया तो वहाँ की मशीन ने वजन बताया। सोचो, जब मुझसे मशीन को इतना कष्ट होता है तो तब मुझे कितना होगा। यानी लेखक मन को समझाने की कोशिश कर रहा था कि बाहर के लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है तो मुझे कितनी होती होंगी। इसके ऊपर थोड़ा तुम ध्यान दो या फिर गौर करो। मन ने बात काटकर दृष्टांत दिया। अब मन भी इतना होशियार था कि लेखक को उनके ही बात पर समझाने लगा। दृष्टांत देना है समझाना। तुमने बचपन में बाइस्कोप देखा होगा। अब बाइस्कोप का मतलब होता है कि जो चीज़ हम जैसे हम दूरबीन से दूर की चीज़ को बड़ा देखते हैं, बट यहाँ पे बाइस्कोप का अर्थ लिखा है कि किसी भी मोटी चीज़ को पतली रूप में देखना। तो यहाँ पे मन उसको एक एग्जाम्पल देता है, उदाहरण देता है कि कोलकाता की एक भारी भरकम महिला थी, उस लिहाज से तुम तो काफी दुबले पतले हो। मैंने कहा मन भाई, मेरी जिंदगी बाइस्कोप होती तो रोगी क्या था। मेरी तकलीफों पर गौर करो। मेरी जो तकलीफ है उसके ऊपर तुम गौर करो। रिक्शे वाले मुझे देखकर ही भाग खड़े होते हैं। दर्जी अकेले मुझे नाप नहीं सकता। अब सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि रिक्शा वाला उनको देख के भाग खड़ा होता था, यानी उनको बैठने के लिए देखता ही नहीं था। साथ ही साथ जो दर्जी, जिसे हम टेलर बोलते हैं, वो टेलर उनको नाप ही नहीं सकता था अकेला। व्यक्तिगत आक्षेप सुनकर, व्यक्तिगत आक्षेप का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर हम कुछ बुरा भला कहते हैं तो उसे कहते हैं आक्षेप। सुनकर मैं तिलमिला उठा। तिलमिला, अंडरलाइन दिस, तिलमिला उठना, क्योंकि इसका मतलब होता है गुस्से से लाल होना या फिर क्रोधित होना। ऐसी घटना शाम को ही हो चुकी थी कि लेखक के साथ ऐसी घटनाएं हो रही थी कि लेखक बेचारा करे तो क्या करे। उसे बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। वो चिढ़कर बोलता है, इतने वर्षों से मैं तुम्हें पालता रहा, यही गलती की। लेखक कहता है कि मैंने तुम्हें इतने सालों से पाला पोसा तो यही मेरी क्या है, सबसे बड़ी गलती है। मैं क्या जानता था कि तुम आस्तीन के सांप निकलोगे। अब यहाँ पे अंडरलाइन दिस वर्ड, आस्तीन के सांप निकलना। आस्तीन का सांप मतलब जिसको हम पाल पोस कर बड़ा करते हैं या फिर जिस इंसान पर हम विश्वास डालते हैं वही विश्वासघाती बनता है। विद्वानों ने ठीक ही उपदेश किया है कि मन को मारना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग हैं, पूर्वज लोग हैं, इन्होंने सही कहा था कि हमें मन को मारना चाहिए। यह सुनकर मेरा मन अप्रत्यक्ष ढंग से जैसे और बिसुरने लगा। बिसुरना मतलब रोना। इतनी दिनों की सेवाओं का यही फल है। अब मन भी इतना होशियार है, मैंने पहले बताया था कि मन लेखक से भी एक कदम आगे था। वो बोलता है कि तुम साजिश कर रहे हो, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम डॉक्टर और दुबले आदमियों के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। षड्यंत्र यानी साजिश करना।
विश्वासघाती, अब तुम क्या हो, विश्वासघाती हो, मैं तुमसे बोलूंगा ही नहीं। और मन कहता है कि मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। व्यक्ति को हमेशा उपकारी वृत्ति रखनी चाहिए। उपकारी वृत्ति मीन्स किसी के बारे में उपकार करना या फिर किसी के बारे में अच्छा सोचना। मेरा मन मुंह मोड़कर सिसकने लगा। अब सिसकने का मतलब होता है कि हमें रोना आए ना आए, बट जोर से ऐसा एहसास कराना कि हम सही मात्रा में रो रहे हैं। मुझे लेने के देने पड़ गए। अब लेखक बोलता है कि लेने के देने पड़ना मतलब जो चीज़ मैंने सोची थी वो तो हुई नहीं, उल्टा उसके मेरे ऊपर भारी गिर रही है। मैं निराश होकर आर्त स्वर में भजन गाने लगा। अब लेखक भी इतना होशियार है कि लेखक उसको मनाने के लिए बड़े ही आर्त स्वर में यानी रोते हुए स्वर में भजन गाने लगा। जा दिन मन पंछी उड़ी जहे। अब वो बोलता है कि जिस दिन से मेरा मन पंछी बनकर उड़ चुका है तो उसका परिणाम देखो क्या हुआ कि मेरी आवाज़ से दीवार पर टंगे कैलेंडर डोलने लगे। अब आप ही सोचो कि लेखक ने किस स्वर में भजन गाया होगा कि उनका परिणाम कि दीवार पर टंगे कैलेंडर डोलने लगे, किताबों से लदे टेबल कांपने लगी, यानी इतने मोटे मोटे किताब रचने वाली वो टेबल है वो भी कांपने लगी। चाय के प्याले में पड़ा चम्मच घुंघरू जैसा बोलने लगा, पर मेरा मन न माना भिनका तक नहीं। यानी इतना गाना भजन गाने के पश्चात भी सभी चीज़ों पे उसका असर दिखा, बट मन भिनका तक नहीं यानी माना तक नहीं। भजन विफल होता देख मैंने दादरे का सुर लगाया। दादर मीन्स मेंढक का। अब लेखक भी होशियार है, पहले तो भजन गाया, दूसरी बार वो मेंढक का स्वर निकाल के बोलता है मनवा मानत नाही हमारा रे। वो बोलता है कि मेरा मन जो है वो मान ही नहीं रहा है। दादरा सुनकर मेरे मन ने आंसू से पोंछ लिए, यानी मेंढक की आवाज़ सुनकर किसी को भी हंसी आती है, बट यहाँ पे मन हंसना तो छोड़ दो, कुछ भी नहीं कर रहा था, बट फिर भी उसने अपने आंसू पोंछ लिए मगर बोला कुछ भी नहीं। मैं सीधे नए काट के संगीत पर उतर आया। अब नए काट के संगीत के माने यानी जो हम आजकल के गाने मॉडर्न गाने सुनते हैं वो गाने पर उतर आ गया। अब वो देखो क्या बोलता है, मान जा मेरे मन चांद तू मैं गगन, फूल तो मैं चमन, मेरी तुझ में लगन, मान जा मेरे मन। अब वो बोलता है कि हे मन तू मान जा, क्योंकि तू क्या है, चांद है तो मैं गगन हूँ, तू फूल है तो मैं चमन हूँ और मेरी तुझ में ही लगन है, इसलिए हे मन तू मान जा। आखिरकार मन साहब मुस्कुराने लगे, यानी कुछ तो मन साहब को लगा होगा इसलिए वो मुस्कुराने लगे। बोले तुम चाहते क्या हो? अब वो बोलते हैं कि तुम इतने सारे चीज़ें किस लिए कर रहे हो? मैंने डॉक्टर का पुर्जा मतलब डॉक्टर की चिट्ठी सामने रखते हुए कहा, सहयोग, तुम्हारा सहयोग, इट मीन्स वो हेल्प मांग रहा है। मेरे मन ने नाक भो सिकोड़ते हुए कहा, अंडरलाइन नाक भो सिकोड़ना, ये भी मुहावरा है। नाक भो सिकोड़ना मतलब घृणा प्रकट करना, किसी के बारे में चिढ़ना, चिढ़ व्यक्त करना। पिछले 13 साल से इसी तरह के पुर्जों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर चुका है। यानी मन भी इतना होशियार था कि वो बोल रहा है कि 13 साल हो गए हैं, इस तरह के डॉक्टरों के पुर्जों ने तुम्हारा दिमाग क्या कर रखा है, खराब कर रखा है। भला यह भी कोई भले आदमी का काम है? अब ये भी बोल रहा है कि ये भी कोई भले आदमी का काम है। लिखता है खाना छोड़ दो। अब डॉक्टर तो हर बार हमें परहेज बोलते हैं, क्योंकि वजन अगर बढ़ता है तो डॉक्टर स्वाभाविक है हमें क्या बोलेंगे, खाना पीना छोड़ दो। मैंने एक खट्टी डगार लेकर कहा, तुम साथ देते तो मैं कभी का खाना छोड़ देता। आप लेखक भी खान पीने के मामले में इतना होशियार था कि वो खान पीन छोड़ ही नहीं सकता था। फिर भी वो बोलता है कि अगर मन ने मेरा साथ दिया होता तो मैं कब का खाना छोड़ चुका होता था। एक तुम्हारे कारण मेरा शरीर चर्बी का महासागर बन गया है। मैंने पहले आपको बताया कि लेखक इतने मोटे हो चुके थे कि उनको लगता था कि मेरा शरीर चर्बी का महासागर बन चुका है। ठीक ही कहा गया है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अंडरलाइन दिस सेंटेंस, मछली पूरे तालाब को गंदा कर देना, यानी किसी भी एक व्यक्ति के गलत राय से या फिर किसी भी एक व्यक्ति के गलत फरमाइश पे हम जो कुछ भी करते हैं उससे सारे परिवार को या फिर सारे जनों को कुछ तो भी भुगतना पड़ता है। उसे कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा बना देती है। मेरे मन ने उपेक्षा पूर्वक कागज पढ़ते हुए कहा, लिखता है कसरत करो। अब मन भी उपेक्षा करता है और कहता है कि कसरत करो, योगा करो, व्यायाम करो। मैंने मुलायम तकिए पर कूनी टेक कर जमाई लेते हुए कहा। कूनी मीन्स जो हमारा एल्बो रहता है हम उसे तकिए पर टेक के जमाई लेना यानी उबासी लेना।
कसरत करो, कसरत का सब सामान तो है ही अपने पास, सब शुरू कर देना है। वकील साहब पिछले साल सुर्खी कुटने के लिए मेरा मुकद्दर मांग कर ले गए थे। अब मुकद्दर का मतलब होता है जो अखाड़े में लोग घुमाते हैं लकड़ी का बल्ला, उसे कहते हैं मुकद्दर हिलाना। कल ही मंगा लूंगा, क्योंकि वो कौन लेके गया है? वकील साहब लेके गए हैं। मैंने रुआसा होकर कहा, रोते हुए कहा, तुम साथ दो तो यह भी कुछ मुश्किल नहीं है। बट फिर भी लेखक बार बार कहता है कि मन ने अगर साथ दिया तो ये भी कुछ मुश्किल नहीं है। सच पूछो तो आज तक मैंने देखा ही नहीं कि सूरज निकलता किधर से है। अब लेखक की गनीमत तो देखो कि लेखक को ये तक नहीं पता कि सूरज निकलता किस दिशा में है। मन ने बिल्कुल घबरा कर कहा। अब मन भी डर गया कि इस इंसान को यह भी पता नहीं कि सूरज निकलता कहाँ से, पूरब से निकलता है पश्चिम से निकलता है। लेकिन दौड़ोंगे कैसे? अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि सूरज पूरब से निकलता है या पश्चिम से निकलता है, तुम दौड़ोंगे कैसे? मैंने लापरवाही से जवाब दिया, दोनों पैरों से। अब लेखक भी कुछ कम नहीं थे, वो बोल रहे थे कि मैं दोनों पैरों से दौड़ूंगा। ओस से भीगा मैदान, अब वो ख्याली पुलाव पकाने लगे। ओस से भीगा हुआ मैदान, दौड़ता हुआ मैं, उगता हुआ सूरज। यानी वो ख्याल में पूरा दिन की शुरुआत उन्होंने बना ली थी कि ओस से भीगा हुआ यानी दो बिंदु से भीगा हुआ मैदान, और उसमें मैं दौड़ रहा हूँ और मेरे पीछे से सूरज उग रहा है। आह, कितना सुंदर दृश्य होगा। सुबह उठकर सभी को दौड़ना चाहिए। सुबह उठते ही औरतें चूल्हा जला देती है। अब एक तरफ वो बोल रहा है कि सुबह उठकर सबको दौड़ना चाहिए, और दूसरी तरफ बोलता है कि सुबह उठकर औरतें चूल्हा जलाती हैं। आंखें खुलते ही भुक्कड़ों की तरह खाने की फिक्र में लग जाना बहुत बुरी बात है। अब औरतें कामकाज तो करती हैं क्योंकि उनका काम ही होता है चूल्हा चौका करना, घर की साफ सफाई करना, बट हम लोग, लेखक का काम क्या है? भुक्कड़ों की तरह उनके ऊपर टूट पड़ना। अब वो बोलता है कि भुक्कड़ों की तरह वहाँ पे टूट पड़ना ये बुरी बात है। सुबह उठना तो बहुत आसान बात है। जिस लेखक ने आज तक ये नहीं देखा है कि सूरज कहाँ से उगता है, वो बोल रहा है कि सुबह उठना बहुत आसान बात है। दोनों आंखें खोलकर चारपाई से उतरे, 2500 दंड बैठकें निकाली, मैदान में 15-20 चक्कर दौड़े, फिर लौटकर मुकद्दर हिलाना शुरू कर दिया। मेरा मन यह सब सुनकर हंसने लगा। अब जिस लेखक ने आज तक कभी व्यायाम नहीं किया, ना दौड़ने गए, उस इंसान ने अगर ऐसा कुछ कह दिया तो स्वाभाविक सी बात है हर किसी को हंसी आ जाए। मैंने रोककर कहा, देखो यार, हंसने से काम नहीं चलेगा। सुबह खूब सवेरे जागना पड़ेगा। मन ने कहा, अच्छा अब सो जाओ। अब लेखक तो कह रहा है कि सवेरे बहुत जल्दी उठना है, तो मन भी बहुत होशियार है, सो जाओ जल्दी से। आँख लगते ही मैं सपना देखने लगा। अब लेखक सपने में ही अपनी दुनिया सजाने लगे। मैदान में तेजी से दौड़ रहा हूँ। इन द मॉर्निंग सीन वो दिखा रहे हैं कि मैदान में मैं तेजी से दौड़ रहा हूँ। कुत्ते भौंक रहे हैं, अब कुत्ते भी भौंक रहे हैं उनके पीछे। गाय रंभा रही है, गाय भी अपनी आवाज़ दे रही है, मुर्गे बांग दे रहे हैं। अचानक एक विलायती किस्म का कुत्ता मेरे दाहिने पैर पर लिपट गया। अब लेखक ने इतने सारे चीज़ें देख ली सपने में। सबसे पहले वो देखने लगे कि मैं मैदान में दौड़ रहा हूँ, कुत्ते भौंक रहे हैं, गाय रंभा रही है, मुर्गे बांग दे रहे हैं, और अचानक से एक विलायती किस्म का कुत्ता आकर उनके दाहिने पैर पर लिपट जाता है। मैंने पाँव को जोरों से झटका कि आँख खुल गई। अब आँख खुलने के बाद क्या गनीमत हुई वो भी देखो, क्योंकि जैसे उन्होंने पाँव को झपटा तो देखते क्या है कि मैं फर्श पर पड़ा हूँ। यानी वो सपने देख रहे थे, सपने देखते देखते वो कहाँ से कहाँ चले गए, और गनीमत क्या हुई कि पाँव को झटकने से वो कहाँ गिर गए? जमीन पर गिर गए। टेबल मेरे ऊपर, और सारा परिवार चीख चीख कर मुझे टेबल के नीचे से निकाल रहा है। खुद तो जमीन पर गिर गए, बट टेबल भी अपने ऊपर लेके गिर गए। यानी सब लोग चिल्ला रहे हैं उनको निकालने के लिए। खैर किसी तरह लंगड़ाता हुआ चारपाई पर गया कि याद आया मुझे तो व्यायाम करना है। अब पैर तो टूट गया है, और फिर भी उनको याद आ रही है कि मुझे क्या करना है? व्यायाम करना है। मन ने कहा, व्यायाम करने वालों के लिए गहरी नींद बहुत ज़रूरी है। अब मन होशियार है कि पाँव तो टूट चुका है। अब वो बोलता है कि व्यायाम करने वालों के लिए गहरी नींद बहुत ज़रूरी है। तुम्हें चोट भी बहुत काफ़ी आ गई है तो सो जाओ। मैंने कहा, लेकिन शायद दूर बाग में चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया है। अब
अब उस लेखक को ऐसा लगता है कि बाग में शायद से चिड़िया चहचहा रही है। मन ने समझाया, ये चिड़िया नहीं है, बगल वाले कमरे में तुम्हारी पत्नी की चुड़िया बोल रही है। अब लेखक को ये भी नहीं पता कि चिड़िया कैसे चहचहाती है और पत्नी की जो चुड़िया है उसकी आवाज़ कैसी रहती है। बेचारा इतना पागल हो चुका है कि वो सोच नहीं पाता है कि चिड़िया कैसे खनकती है और चिड़िया कैसे चहचहाती है। वो बोल रहा है कि कहीं तो भी चिड़िया चहचहा रही है, और मन कहता है कि ये चिड़िया नहीं है, तुम्हारी बगल वाली जो बीच में सोई है उसकी चुड़िया बोल रही है। उन्होंने करवट बदली होंगी, शायद से करवट बदलना यानी एक कड़ से दूसरे फर को पहनना। मैंने नींद की ओर कदम बढ़ाते हुए अनुभव किया। मन व्यंग्यपूर्वक हंस रहा था कि जैसे ही मैंने नींद की ओर कदम बढ़ाया तो मन मुझे देखकर बड़ा ही हंस रहा था। मन बड़ा दुस्साहसी है। दुस्साहसी मतलब बड़ा ही दुष्ट है। हर रोज की तरह सुबह 9:30 बजे आँख खुली। नाश्ते की टेबल पर मैंने ऐलान किया, सुन लो कान खोलकर, पाँव की मोच ठीक होते ही मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई शुरू करूंगा। खाना बंद, दौड़ना और कसरत चालू। अब जो इंसान कभी भी खाने को छोड़ ही नहीं सकता वो बोल रहा है कि जैसे ही मेरे पाँव की मोच ठीक हो जाएंगी मैं सबसे पहले क्या करूंगा, खाना बंद कर दूंगा और दौड़ना चालू करूंगा, कसरत चालू करना। किसी पर मेरी धमकी का असर न हुआ। पत्नी ने तीसरी बार हलवे की से पूरा प्लेट भरते हुए कहा। अब तक वो बातें सुनाते सुनाते 2 प्लेट चट कर चुका है। हलवे की तीसरी प्लेट उसके सामने आदम की है। घर में परहेज करते हो तो होटल में लुटा लेते हो, यानी वो परहेज का ऐलान करता है बट घर में खाता नहीं, बाहर जाके दटकिया खा के आता है। मैंने कहा, इस बार मैंने संकल्प लिया है। संकल्प मतलब होता है निश्चय करना। जिस तरह ऋषि सिर्फ हवा पानी से रहते हैं उसी तरह मैं भी रहूंगा। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर जब तक मोच है तब तक खाओगे ना। मैंने चौथी बार हलवा लेते हुए कहा, छोड़ने के पहले मैं भोजनानंद को चरम सीमा पर पहुंचा देना चाहता हूँ। भोजनानंद मतलब भोजन का परम आनंद लेना। यहाँ पे भोजनानंद की संधि दी है, भोजन प्लस आनंद। इतना खा लो कि खाने की इच्छा ही न रह जाए, यानी लेखक इतना खा खा के मोटा हो चुका है फिर भी उसकी इच्छा क्या है कि पूरा एक साथ खा लूं, यानी मेरा मन पूरा तृप्त हो जाए तो मैं बाद में खाना नहीं खाऊं। यह वाम मार्गी कायदा है। वाम मार्गी मतलब ये जो ऋषि मुनि करते हैं उसका कायदा है। उस रात नींद में मैंने पता नहीं कितनी जोर से टेबल में ठोकर मारी थी कि 5 महीने बीत गए पर मोच ठीक नहीं हुई। यानी लेखक इतने सही है कि वो बार बार नींद में जिस पैर को लगा है उसी पैर को बार बार टेबल पे पटकते हैं और उनके पैर में इतनी चोट आती है कि 5 महीने हो गए वो अब तक ठीक नहीं हुई हैं। यह चलने फिरने में कोई कष्ट न था, मगर जो ही खाना कम करने या व्यायाम करने का विचार मन में आता बाएं पैर के अंगूठे में टीस उठने लगती। यानी लेखक की कमजोरी क्या थी, खाना खाना। यानी भले ही उनको चलने फिरने में कष्ट नहीं होता था बट फिर भी जब भी व्यायाम और कसरत की बात आती थी उनके बाएं पैर में अंगूठे में टीस यानी दर्द उठने लगता था। एक दिन रिक्शे पर बाजार जा रहा था, देखा फुटपाथ पर एक बूढ़ा वजन की मशीन सामने रखे घंटी बजाकर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा था। रिक्शा रोककर जो ही मैंने मशीन पर एक पाँव रखा, तोल का कांटा पूरा चक्कर लगाकर अंतिम सीमा पर थरथराने लगा, मानो अपमानित कर रहा हो। यानी इतना उनका वजन बढ़ चुका था कि वो जैसे उन्होंने मशीन पर एक ही पाँव रखा तो मशीन पूरे चक्कर काटकर थरथर कांपने लगी। जैसे उनको एहसास हुआ कि यह मशीन मुझे अपमानित कर रही है। बूढ़ा आतंकित होकर, यानी बड़े ही चिढ़कर, आतंकित होना यानी चिढ़ना, अंडरलाइन दिस वर्ड, आतंकित होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वो बेचारा हाथ जोड़ने लगा, बोला, दूसरा पाँव न रखिए महाराज, इस मशीन से मेरे पूरे परिवार की रोजी चलती है। आसपास के राहगीर हंस पड़े। मैंने पाँव पीछे खींच लिया। मैंने मन से बिगड़ कर कहा, मन साहब सारी शरारत तुम्हारी है, तुमने दृढ़ता ही नहीं है। तुम साथ देते तो मोटापा दूर करने का मेरा संकल्प अधूरा न रहता। मन ने कहा, भाई जी, मन तो शरीर के अनुसार होता है, मुझ में तुम दृढ़ता की आशा ही क्यों करते हो। अब यहाँ पे
इस पार्ट में हमें क्या समझता है कि अगर हम मन को मारना नहीं सीखते हैं तो उसका परिणाम हमारे स्वास्थ्य पर या फिर आने वाली स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी तकलीफें हैं उन सभी को हमको सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर हम देखते हैं कि बचपन से ही अगर हम मन को मारते हैं या फिर मन को कहीं ना कहीं दबा के रखते हैं कि नहीं ये चीज़ हमारी पूरी हो रही है तो हमें आगे चलकर उस चीज़ को कहीं जब जरूरत होगी तब उसको इस्तेमाल करना है, तो कहीं ना कहीं जाके हमारे मन हमारे कंट्रोल में रहता है। आजकल के बच्चों का अगर उदाहरण लेते हैं तो जैसे विद्यार्थी दशा में हमको एक आदत रहती है कि एक हमारी इच्छा पूरी होती है दूसरी इच्छा तुरंत पैदा होती है। तो हमारे माँ बाप इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मन मारना किसे कहते हैं। हमारे माता पिता हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी एक एक इच्छाओं को दबा लेते हैं और वो आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसलिए यहाँ पे लेखक ने हमें समझाने की कोशिश की है कि अगर मन पर नियंत्रण रहा, मन पर काबू रहा तो मन बेलगाम घोड़ा कतई नहीं होता है और ना ही उसका परिणाम हमें हमारे स्वास्थ्य के ऊपर दिखता है। थैंक यू।